मिशन पाकिस्तान। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज विशेष भीड़ भाड़ थी। 6 दिसंबर का दिन वैसे भी मुंबई के लिए विशेष होता है, क्योंकि आज दलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि होने के कारण दूर दूर से लोग यहां स्थित चैत्य भूमि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। इसी दिन बाबरी ढांचे को तोड़ा गया था, अतः हर जगह इस दिन वैसे भी रेड अलर्ट घोषित रहता है। किसी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर इस दिन सुरक्षा बल अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। जगबीर सिंह सैनी अपनी पूरी वर्दी में मुस्तैदी से खड़े आने वाले यात्रियों की जांच कर रहा था। उसके हाथ में मेटल डिटेक्टर था। सामने लकड़ी के गेट से जैसे ही यात्री गुजरता तो हल्की सी टी की आवाज आती और सैनी मुस्तैद हो जाता। यात्री वहां से होता हुआ सैनी के सामने बने एक छोटे से चबूतरे पर खड़ा हो जाता। नियमित यात्री खुद दोनों बाहें फैला देते तो सैनी उनके बदन पर हर जगह मेटल डिटेक्टर घुमाकर जांचता, लेकिन कोई नया यात्री होता तो उसे हाथ फैलाने का संकेत करना पड़ता था। सैनी काफी समय से ड्यूटी पर था और अब थोड़ी थकान महसूस करने लगा था। ड्यूटी ऑफिसर शिवम शर्मा अपनी चेयर पर बैठा सजगता पूर्वक एक्सरे मशीन से सभी बैग्स की जांच कर रहा था। शिवम असल में रॉ का जासूस था और एक इमरजेंसी के रूप में यहाँ ड्यूटी दे रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लंबा चोंगा पहने दाढ़ी वाला आदमी थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा है। उसके हाव भाव संदिग्ध लग रहे थे। शिवम ने अपने अफसर नारायण रहेजा की तरफ देखा और उनका इशारा पाते ही जल्दी से अपनी एक्सरे मशीन के संचालन को रोका और झपट कर उस कतार की ओर दौड़ा जहां वह संदिग्ध धीमे धीमे सरकता हुआ जगबीर सैनी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक चोंगे वाले आदमी को शिवम की भनक लग गई। वह तेजी से उस दिशा की ओर लपका जहां बहुत सारे लोग बोर्डिंग पास लेकर खड़े थे। शिवम ने खतरे को भांपते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उसे चेतावनी देते हुए दौड़ने लगा। उधर जगबीर सैनी ने भी खतरा भांपते हुए छलांग लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोंगे वाला भारी भीड़भाड़ तक नहीं पहुंच सका, पर उसने अपने पेट के पास कोई बटन दबा दिया। उसने अपने शरीर पर जेलेटिन की छड़ें बांध रखी थी, जिनमें भयानक विस्फोट हुआ। जगबीर सिंह सैनी सहित अनेक लोगों के बदन के परखच्चे उड़ गए। शिवम विस्फोट के वेग से दूर जा गिरा और उसकी चेतना लुप्त हो गई। अस्पताल के अपने बेड पर पड़े शिवम को जब होश आया तब उसे वस्तुस्थिति समझने में थोड़ी देर लगी। उसके बाएं बाजू पर कच्चा पलस्तर चढ़ा हुआ था। माथे पर भी मोटी पट्टी बंधी थी और चेहरे तथा बदन पर असंख्य खरोंचों के निशान थे। उसके 1-2 सहकर्मी उसे घेरे खड़े थे। सामने अपने अफसर नारायण को देखते ही उसने अपने दूसरे स्वस्थ हाथ को उठाकर सैल्यूट करने की कोशिश की तो नारायण ने उसका हाथ पकड़कर मना कर दिया और बोला, अब कैसी तबीयत है शिवम? अच्छी है सर, शिवम थके स्वर में बोला। क्या जगबीर ठीक है? हाँ हाँ एकदम ठीक है, नारायण बोला, लेकिन उसके स्वर का खोखलापन शिवम से छुपा न रह सका। सच्चाई समझकर शिवम की आंखों में खून उतर आया। कसम है मुझे सर, एक एक हत्यारे को चुन चुन के मारूंगा, शिवम उत्तेजना भरे स्वर में बोला। जगबीर सैनी का साल भर पहले ही विवाह हुआ था और उसकी मौत ने शिवम को दुखी और क्रोधित कर दिया था। नारायण सांत्वना स्वरूप उसके हाथ को दबाकर कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि शिवम को अभी आराम की जरूरत थी। बाहर रमाकांत खड़ा सिगरेट सुलगाने की कोशिश कर रहा था। रमाकांत भी शिवम का सहयोगी था। अपने अफसर को देखते ही उसने तुरंत सिगरेट निकालकर बुझा दी और सहज दिखने की कोशिश करने लगा। नारायण रमाकांत के पास आया और बोला, किसी ने घटना की जिम्मेदारी ली? नहीं सर,
रमाकांत बोला, अभी तक तो किसी आतंकी संगठन की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई है। पता नहीं किसका काम है। जल्दी ही चूहे बिल से निकल आएंगे रमाकांत, चिंता मत करो। नारायण रहेजा वैसे कहने को तो एयरपोर्ट का सुरक्षा अधिकारी था, पर दरअसल वह भारतीय सीक्रेट सर्विस का चीफ था। वह केवल गृहमंत्री को रिपोर्ट करता था। उसकी एयरपोर्ट अधिकारी की पोस्ट केवल सीक्रेट ऑफिसर की असलियत छुपाने के लिए थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी यह नहीं जानती थी कि उसका पति नारायण एक जासूस था। गृहमंत्री बाबूराम सैनी के मंत्रणा कक्ष में गुप्त मीटिंग में नारायण मौजूद था। आज सुबह ही लश्कर-ए गाजी के चीफ हाजी बाबा ने हवाई अड्डे पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हिंदुस्तान को और अधिक हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। हाजी बाबा का पूरा नाम मुनव्वर शेख अब्दुल्ला था, जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था, पर दिल्ली बम धमाकों में नाम जुड़ने के बाद पाकिस्तान भाग गया था और अब वहीं से हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां चलाया करता था। हिंदुस्तान बार बार पाक को सबूत देकर उसके वहां होने की बात करता, पर पाक सरकार हमेशा सबूत कम या नकली होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। सर, नारायण गला साफ करता हुआ बोला, हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हाजी कराची में ही छुपा हुआ है, तो क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करके इस मुसीबत को हमेशा के लिए नहीं खत्म कर देना चाहिए? तुम समझते नहीं हो नारायण, गृहमंत्री बाबूराम सैनी ने समझाया। हम सीधे कराची पर अटैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक संप्रभु और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उस पर हमला हमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दबाव में ले आएगा। लेकिन सर, नारायण बोला, क्या हम छुपकर वार नहीं कर सकते? कोई अकेले के दम पर जाकर हाजी को ठोक दे तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ बनती है? पहली बात तो ये कि इतना काबिल और समर्पित व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो अकेले दम पर पाकिस्तान में घुसकर हाजी को ढेर कर सके, और दूसरे, इस काम में सफल होने का चांस बेहद कम है, अतः ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। गृहमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। सर, नारायण बोला, मेरे पास एक ऐसा जानबाज मौजूद है जो हर खतरे से खेल सकता है और कठिन से कठिन मिशन पर कामयाब हो सकता है। कौन है वह? शिवम शर्मा नाम है उसका, आजकल एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात है। ठीक से सोच लो नारायण, अगर शिवम वहां पकड़ा या मारा गया तो सरकार उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देगी। अगर यह सिद्ध हो गया कि शिवम हमारा जासूस है तो हमारी बहुत किरकिरी हो सकती है। डोंट वरी सर, आई नो माय बॉय, कल उसे लाकर मिलवाता हूँ आपसे, कहकर नारायण ने सैल्यूट किया और चल पड़ा। अगले दिन शिवम और नारायण गृहमंत्री बाबूराम से मिले। शिवम को देखते ही बाबूराम का सिर इनकार में हिलने लगा। अरे भाई, ये आदमी तो अभी चलने फिरने लायक भी नहीं लग रहा है, ये उधर जाकर क्या करेगा भला? वे बोले, सर, आप इसके अवतार पर मत जाए। हाथ पर कच्चा पलस्तर बंधा है जो इसकी आड़ है। लोग इसे एक बाजू का नाकारा समझेंगे, जबकि यह पूरी तरह फिट है। आप कहें तो मैं इसका एक डेमो दिखाऊं? ओके, बाबूराम बोले, ऐसा समझो कि तुम लोग मुझे किडनैप करने आए हो। मैं सुरक्षा रक्षकों को बुलाता हूँ, दिखाओ जलवा, कहकर बाबूराम ने मेज के पैनल में लगा बटन दबा दिया। पलक झपकते ही केबिन का दरवाजा खुला और कई सशस्त्र गार्ड कमरे में प्रविष्ट हो गए, लेकिन उसके पहले ही शिवम बिजली की तेजी से बाबूराम तक पहुंचकर उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर रख चुका था। एक हाथ पर प्लास्टर बंधे होने के बावजूद उसकी तेजी गृहमंत्री जी को चकित कर गई। ओके शिवम, ग्रेट जॉब, कहकर मंत्री जी ने सुरक्षा रक्षकों को जाने का आदेश दिया। वे सब भारी असमंजस में पड़ गए। तब बाबूराम ने उन्हें पूरी बात बताई।
शिवम अब शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। सुरक्षा गार्ड विचित्र दृष्टि से शिवम को घूरते हुए चले गए। सर, अगर अभी मरने मारने की नौबत भी आ जाती तो मैं सफल हो जाता, शिवम लापरवाही से बोला। कैसे? आश्चर्य से मंत्री जी बोल पड़े। मेरा जो कच्चा प्लास्टर है उसके भीतर एक पूरी तरह प्लास्टिक से बनी इटालियन गन छुपी हुई है जो किसी मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आ सकती, और वह इस तरह सेट है कि मेरी उंगली की एक हरकत से बेआवाज आग उगलने लगेगा। शिवम अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए क्षण भर रुका। मंत्री जी मुंह बाए उसे देख रहे थे। शिवम आगे बोला, अगर मैं अभी फायर करता तो सभी गार्डों की लाशें अभी तक बिछ गई होती और उनकी आत्माएं स्वर्ग में चित्रगुप्त से हाय हेलो कर रही होती। बहुत खूब शिवम, मंत्री जी बोले। फिर नारायण से मुखातिब हुए, तुमने इसे यह तो बता दिया है ना कि असफल होने की सूरत में हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मुझे सब खबर है सर, शिवम बीच में ही बोल पड़ा। आप कोई फिक्र न करें। फिर गृहमंत्री ने खुद उठकर शिवम की पीठ थपथपाए और बोले, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अब मैं तुमसे तब मिलूंगा जब तुम सफल होकर लौटोगे। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद न कर सकेंगे। शिवम मुस्कुराता हुआ बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी सर। मैं कुछ समय में ही हाजी को मारकर आपसे मेडल लेने हाजिर होता हूँ। मंत्री जी भी मुस्कुरा उठे और शिवम नारायण के साथ लौट आया। अब उसे तुरंत कुछ करना था। 2 दिन बाद जब शिवम कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उसका नाम गोपाल बाबू था, जो मुंबई का एक व्यापारी था, और उसके पास के कागजात इस बात की पुष्टि करते थे कि वह व्यवसाय के सिलसिले में कराची आया हुआ था। कराची एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह बाहर निकला तो एयरपोर्ट पर उसके नाम की तख्ती लिए एक कम उम्र का नौजवान खड़ा था। शिवम ने जाकर उससे हाथ मिलाया। हेलो, मैं गोपाल बाबू, मुंबई से। हेलो, वह गर्मजोशी से हाथ हिलाता हुआ बोला, माई सेल्फ मोहम्मद खालिद। आपका सफर कैसा रहा जनाब? बहुत बढ़िया रहा खाली। और सुनाओ, मौसम कैसा है कराची का? कराची भी आपकी मुंबई की तरह सागर किनारे बसा है न, तो आपको बिल्कुल वही मौसम मिलेगा जनाब, न ठंड न गर्मी। और वह हंसने लगा। शिवम को लड़का पसंद आया। मुझे रिंग रोड पर कोई कमरा दिलवा दो, मुझे समुंदर पसंद है। रिंग रोड कराची के सागर तट पर चली गई लंबी सड़क थी जिस पर एधी फाउंडेशन का वो दफ्तर था जिसमें हाजी के आते रहने की अफवाह थी। एधी फाउंडेशन गरीब और वंचितों की मदद करने वाला बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था जिसकी आड़ में हाजी छुपा रहकर हिंदुस्तान विरोधी काम करता था। पाकिस्तान सरकार भीतर भीतर उसे खूब मदद करती थी, पर ऊपर से उससे संबंध होना स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि हाजी बाबा इंटरपोल का भी वांछित अपराधी था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद शिवम को मनोनुकूल स्थान मिल गया। एधी फाउंडेशन के ठीक सामने एक होटल बिस्मिल्ला की 3री मंजिल पर एक कमरा उसने पसंद किया जिसकी खिड़की एधी की तरफ खुलती थी। शिवम ने थोड़ी देर खिड़की खोलकर उधर का नजारा किया, पर उसे कोई अवांछित गतिविधि नजर नहीं आई। सब काम सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक एक एम्बुलेंस नजर आई जिसके दोनों तरफ एधी का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उसके शीशे पूरी तरह काले थे। उसके पहुंचते ही वातावरण थोड़ा असामान्य हो गया। सुरक्षाकर्मी विशेष चौकन्ने और बेचैन नजर आने लगे। दूसरे वाहन मुख्य गेट पर ही रुकते थे, पर यह एम्बुलेंस दंदनाती हुई भीतर गायब हो गई। शिवम तुरंत होटल से निकला और एधी फाउंडेशन में जा पहुंचा।
रिसेप्शन पर एक सुंदर लड़की बैठी थी जिसने व्यवसाय सुलभ मुस्कुराहट के साथ शिवम का स्वागत किया। मैडम, अभी मेरे एक पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस आई है, वो कहाँ है? माफ कीजिए, आज तो अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है, उसने जवाब दिया। ओह, हो सकता है ट्रैफिक के कारण नहीं पहुंचे हों, शिवम बोला। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। लड़की सहमति के भाव से मुस्कुरा दी। शिवम समझ चुका था कि कोई गड़बड़ घोटाला जरूर है। शिवम थोड़ी देर दरवाजे के पास मंडराता रहा। किसी पेशेंट के रिश्तेदार जैसी बेचैनी उसके चेहरे से झलक रही थी। काफी लोग वहां आ जा रहे थे। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। शिवम थोड़ी देर बाद टॉयलेट की ओर चला गया। टॉयलेट की खिड़की से पीछे का नजारा दिख रहा था। वहां एक छोटा सा मैदान था जिसके बाद एक 2 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरह सुनसान लग रही थी। शिवम थोड़ी देर टॉयलेट में ही दुबका पीछे का जायजा लेता रहा। अचानक कोई जोर जोर से टॉयलेट का दरवाजा पीटने लगा। शिवम हड़बड़ा सा गया, फिर उसने पूरी सावधानी बरतते हुए दरवाजा खोल दिया। उसका कच्चे प्लास्टर वाला हाथ सामने को तना हुआ था और उंगली की एक हरकत से उसमें मौजूद प्लास्टिक गन गोलियां बरसाना शुरू कर सकती थी। लेकिन जब उसने बाहर एक छोटे से बच्चे को पाया तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। शायद बच्चा जल्दी में था तो वह जल्दी से भीतर घुस गया। शिवम सामान्य होने की कोशिश करता हुआ वहां से निकल आया। टहलता हुआ शिवम अपने होटल बिस्मिल्लाह की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक बुर्काधारी स्त्री आकर उससे टकरा गई। दोनों बुरी तरह लड़खड़ा गए। हाय अल्लाह कहकर स्त्री गिरने ही वाली थी कि शिवम ने झपट कर उसे संभाल लिया और इसी बात में उसकी जान बचा दी। क्योंकि इस घटना के साथ ही एक बेआवाज गोली शिवम के कान को छूती हुई निकल गई। शिवम तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और कई करवटें लेकर बिजली की तेजी से कूड़े के ड्रम की ओर में हो गया। कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही थी। पता नहीं किस तरफ से किसने गोली चलाई थी। साइलेंसर युक्त हथियार से फायर किया गया था तो कोई आवाज हुई नहीं, अतः किसी को कुछ पता नहीं चला था। शिवम थोड़ी देर उसी अवस्था में प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि गोली चलाने वाला दूसरा वार कर सकता था। सामने से एक बड़ा सा खटारा कूड़ा भरकर चला आ रहा था। जैसे ही वह शिवम के सामने से गुजरा वह तुरंत बेलकर उसके नीचे पहुंच गया और उसके नीचे के पाइपों को पकड़कर चिपक गया। लगभग 500 मीटर वह उसी तरह चिपका रहा। फिर घटनास्थल से काफी दूर निकल आने पर उसने खटारे का साथ छोड़ दिया और सरपट अपने होटल की दिशा में भागा। होटल के कमरे में पहुंचकर उसकी मुसीबतें खत्म हो गई थी। ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उसके कमरे में ऐसा लग रहा था मानो कोई भूचाल आया हो। वहां की जमकर तलाशी ली गई थी और एक एक सामान उधेड़ डाला गया था। दुश्मनों को बड़ी जल्दी खबर हो गई। वह बुदबुदाया और होटल के पिछवाड़े की खिड़की से पाइप पकड़कर नीचे उतर गया। अब वहां रुकना मौत को दावत देना था। अब शिवम का एक ही सहारा बचा था, सलाहुद्दीन अंसारी। नारायण रहेजा ने निकलते समय शिवम को बताया था कि अगर पाकिस्तान में कोई मुसीबत आ जाए तो गोल मस्जिद के पास डिलॉयट टेलर के मालिक सलाहुद्दीन अंसारी से मिल लेना। वह अपना एजेंट है और हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। शिवम किसी तरह बचता बचाता डिलॉयट टेलर की दुकान पर पहुंचा। एक लगभग 50 साल का व्यक्ति काउंटर पर बैठा मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से शिवम की ओर देखा। अस्सलाम वालेकुम, शिवम ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, वह बोला, कहिए। मैं गोपाल बाबू हूँ, इंडिया से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सलाहुद्दीन है। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
शिवम ने एक बार इधर उधर देखा और धीमे से बोला, कुतुब मीनार की 7वीं मंजिल को मरम्मत की जरूरत है। सलाहुद्दीन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोला, ताजमहल के भी हाल ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यह कोड था। सलाहुद्दीन तुरंत शिवम को भीतर ले आया और बोला, कहिए शिवम साहब, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मुझे ऊपर से फोन आ चुका है। सुनो यार, मुझे पहचाना जा चुका है, इसलिए अब मैं बिना वेश बदले नहीं घूम सकता। तुम मेरे लिए वेश बदलने का इंतजाम कर दो और एक हथियार का भी बंदोबस्त करो। आप यहीं आराम फरमाएं, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ, कहकर वह चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह लौटा। तब तक शिवम अपने हाथ के नकली प्लास्टर से छुटकारा पा चुका था और प्लास्टिक की छोटी सी गन उसने अपने मोजे में छुपा ली थी, जो पलक झपकते ही उसके हाथों में आ सकती थी। सलाहुद्दीन ने एक छोटी सी थैली शिवम के आगे उलट दी, जिसमें मेकअप का सामान और हुलिया बदलने की चीजें थी। शिवम ने देखा कि उसमें लुंगी और कुर्ता के साथ एक ऐसा विग था जो लगाने पर इंसान बीच से गंजा लगने लगता। शिवम ने वही कपड़े पहन लिए, सिर पर विग लगा लिया और एक नकली मस्सा बाईं आंख के नीचे चिपका लिया। इसके पहले वह एक ऐसी क्रीम चेहरे और हाथों पर मल चुका था जिससे उसका गोरा रंग धूप में तपे तांबे की तरह हो गया था। उसने शीशे में खुद को देखा और संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाकर टॉयलेट से बाहर निकला। अंसारी जो यह सब सामान लाया था, वह खुद उसे प्रशंसात्मक ढंग से देखता रह गया। शिवम अब ठेठ पाकिस्तानी मुसलमान लग रहा था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से अंसारी को देखा तो उसने चुपचाप एक स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर आगे बढ़ा दी, जो जोरदार धमाके के साथ फायर करती थी। शिवम ने उसे खोलकर चेंबर का मुआयना किया तो वह लोडेड थी। वह शुक्रिया कहकर बाहर निकल आया। अब उसे खूनी खेल खेलना था। शिवम शाम होने तक बाजार में घूमता फिरता रहा। उसके सीक्रेट मिशन की दुश्मन को खबर कैसे हुई, यह सोचता रहा। आखिर दुश्मन ने बिस्मिल्लाह होटल के कमरे की तलाशी कैसे ली? जरूर उसे कहीं से लीड मिली होगी। उसके मिशन की खबर तो केवल उसके अफसरों को थी। शिवम ने अपने हिसाब से खेलने का फैसला किया। उसने प्राडो नामक एक सस्ते होटल में जाकर अफजल खान के नाम से अपना परिचय देकर एक कमरा लिया और बताया कि वह इस्लामाबाद से व्यापार के लिए कराची आया है और 2 दिन ठहरेगा। फिर उसने हिंदुस्तान फोन करके ऑफिस में अपने इस कदम की जानकारी दे दी। अपने नए बहरूप के बारे में भी बताया। फिर उसने पलंग पर तकिया रखकर ऊपर से कंबल उड़ा दिया। अब देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बिस्तर पर सोया है। खुद शिवम एक कुर्सी लेकर दरवाजे की बगल में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पूरी रात बीत गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह की अजान होने लगी। अचानक शिवम को दरवाजे पर कोई खटका महसूस हुआ। तुरंत वह चौकन्ना हो गया। उसकी गिद्ध दृष्टि दरवाजे पर जम गई। उसके कान हल्की से हल्की आहट सुनने को बेताब थे। किसी ने धीरे से ताले में चाबी डालकर घुमाए और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही एक आदमी के घुसने लायक जगह हो गई, एक दुबला पतला लंबा सा इंसान भीतर दाखिल हुआ और इधर उधर का जायजा लेने लगा। फिर उसने पॉकेट से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और कई गोलियां बिस्तर पर दाग दी। बेआवाज गोलियां जाकर तकिए से टकराईं और रुई उधरकर इधर उधर उड़ने लगी। इसके पहले कि उसका असमंजस और बढ़ता शिवम आड़ से निकला और उसने चुपचाप उसकी कनपटी पर अपनी गन रख दी। उसके कसल ढीले पड़ गए। शिवम ने अपनी गन की नाल से उसकी कनपटी पर प्रहार किया तो उसकी आंखें उलट गईं, उसके घुटने मुड़े और वह धराशायी हो गया। शिवम ने एक पतली सी डोरी से उसके हाथ पांव बांध दिए और उसे पलंग पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कने लगा।
थोड़ी देर में उसने कराह कर आंख खोल दी, फिर जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, शिवम ने उसके मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ दी और क्रूर स्वर में बोला, चुप रहो वरना गोली अंदर, दम जलंधर। उसकी आंखें आतंक से फट पड़ी, वह जल्दी जल्दी सहमति में सिर हिलाने लगा। उसने बताया कि वह आईएसआई का एजेंट है जिसे इस कमरे में ठहरे गंजे व्यक्ति का कत्ल करने का काम दिया गया था। क्या हाजी बाबा एधी के दफ्तर में ही रहता है? शिवम ने पूछा। नहीं, आता जाता रहता है। परमानेंट वह कहाँ रहता है? शिवम उसकी कनपटी पर फिर नाल चौंकता हुआ बोला, खुदा की कसम मैं नहीं जानता। वह रोने लगा। क्या एधी फाउंडेशन आतंक के खेल में शामिल है? नहीं नहीं, वो तो सवाब के काम करते हैं, पर सरकारी आदेश से उनका दफ्तर हाजी बाबा काम में लेता है। अब हाजी वहाँ कब मिलेगा? हर जुम्मे को वहाँ पोशीदा मीटिंग होती है। आज जुम्मा है, आज रात जरूर आएगा। शिवम ने इस बीच उसकी गन चेक की तो वह खाली हो चुकी थी। उसने उसका साइलेंसर निकालकर अपनी गन पर चढ़ा लिया और बिना कुछ कहे उसकी छाती में गोली मार दी। उसका शरीर एक बार उछला और शांत पड़ गया। शिवम उसकी गन वहीं फेंककर चुपचाप बाहर निकल गया। शिवम समझ गया था कि उसके हेडक्वार्टर से सूचनाएं लीक हो रही हैं, तो उसने बाजार जाकर नया बहरूप बना लिया था। अब उसके बदन पर टाइट जीन्स और टी शर्ट थे। गले में एक क्रॉस लटक रहा था। उसने एक हिप्पी जैसा वेश बना लिया था, जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। हेडक्वार्टर से फोन आए तो शिवम ने रिसीव ही नहीं किए। वह एधी के दफ्तर के आसपास मंडराता रहा। शाम हो गई थी। अचानक उसे फिर वहां का माहौल तनावपूर्ण महसूस हुआ और एक काले शीशे वाली एम्बुलेंस द्वार पर आई जो फर्राटे से भीतर चली गई। शिवम जल्दी से इमारत का घेरा काटकर पीछे पहुंचा। वहां ऊंची चहार दीवारी थी जिस पर कांटेदार तार लगे हुए थे। एक इमली का ऊंचा पेड़ बाहर ही था जिसकी कुछ डालियां कंपाउंड के भीतर तक गई हुई थी। शिवम लपक कर पेड़ पर चढ़ गया और परिश्रम पूर्वक डाली पर सरकता हुआ कंपाउंड में कूद पड़ा, लेकिन नीचे कूदते ही उसकी एक टांग एक भयानक बुलडॉग के दांतों में फंस गई जिसने निःशब्द उसे दबोच लिया था। शिवम के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे, लेकिन दूसरे ही पल उसकी साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से पिट की आवाज हुई और बुलडॉग का खेल खत्म हो गया। शिवम झपटकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ इमारत की दिशा में भागा। उसे किसी भी पल गोली लगने की आशंका हो रही थी, पर उसका भय निर्मूल सिद्ध हुआ। वह निर्विघ्न इमारत तक पहुंच गया। इमारत का द्वार सूना लग रहा था। वह निःशब्द बिल्ली की तरह चलता हुआ गलियारा पार कर गया। सामने सीढ़ियां थीं। शिवम पूरी सावधानी से ऊपर आ गया। ऊपर एक कमरे से बातचीत की हल्की आवाजें आ रही थी। शिवम चुपचाप दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर भीतर का जायजा लेने लगा। अचानक उसने अपने कान पर ठंडे लोहे का स्पर्श महसूस किया। एक दैत्यनुमा आदमी उसके सिर पर खड़ा जलती आंखों से घूर रहा था। उसने एक हाथ से कनपटी पर बंदूक सटाए हुए ही दूसरे हाथ से उसकी गन झपट ली, फिर गुड्डे की तरह उसे उठाकर भीतर ले चला। भीतर 4 लोग एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे बातचीत में मशगूल थे। वे चारों चौंक पड़े। उनमें एक हाजी बाबा था। नन्हे मियाँ, कौन है ये नामाकुल? किसी ने पूछा। कोई जासूस मालूम पड़ता है, मैंने इसकी पिस्तौल भी छीन ली है, नन्हे बोला। उस दैत्य का नाम नन्हे है। यह जानकर उस विषम परिस्थिति में भी शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो तब पीड़ा में बदल गई जब एक पतले से व्यक्ति ने जोरदार लात उसके पेट में मारते हुए कहा, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, पर तुम मोहम्मद लतीफ हो ना? मालेगांव के कुत्ते।
अपने वतन से गद्दारी करके यहाँ आ गए दुश्मनों का पिछवाड़ा चाटने। शिवम गरज कर बोला, ओह हिंदुस्तानी कुत्ता है। हाजी बाबा मानो खुद से बोला। फिर नन्हे से मुखातिब हुआ, इसे तहखाने में ले जाकर बांध दो, हम बाद में खुद इसकी चमड़ी उधेड़ कर गोश्त खींचेंगे। नन्हे ने एक प्रचंड घूंसा शिवम की छाती पर मारा, जो उसे ऐसा लगा मानो छाती पर बुलडोजर चढ़ गया हो। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। नन्हे ने उसे एक खिलौने की तरह कंधे पर लाद लिया और तहखाने की ओर ले चला। जब शिवम को होश आया तब वह बुरी तरह बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। नन्हे के घूंसे से उसकी छाती बुरी तरह दर्द कर रही थी। नन्हे दरवाजे के बाहर एक स्टूल पर बैठा था। उसके पैरों का थोड़ा हिस्सा शिवम को दिखाई पड़ रहा था। उसे अपने शिकार के न छूट पाने की पूरी गारंटी थी। वह मस्ती में कोई पंजाबी गीत गुनगुना रहा था। शिवम के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसने जोर लगाया तो पतली रस्सी उसकी खाल में धंसने लगी और ऐसा लगा मानो कलाई की हड्डी टूट जाएगी। हारकर उसने जोर लगाना छोड़ दिया। शिवम ने अपने पैरों को एक दूसरे से रगड़ा तो उसे आभास हुआ कि उसकी इटालियन पिस्तौल उसके मोजे में छुपी हुई थी, जिस पर नन्हे का ध्यान नहीं गया था। उसने तो साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर अपने अधिकार में करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली थी। वैसे भी उसे अपने बाजुओं पर इतना भरोसा था कि वो निहत्था ही तोप से मुकाबला कर लेगा। शिवम कोशिश करके अपने पैरों को इस अवस्था में ले आया कि खटके पर हल्का सा दबाव देते ही पिस्तौल फायर कर देती। अब उसने खूब उछलना कूदना शुरू कर दिया और सिर पटकने लगा। नन्हे का ध्यान इस पर गया तो वह भागकर भीतर आया। उसके देखते शिवम की आंखें उठने लगी और मुंह से झाग यूं ही निकलने लगा। नन्हे उसकी यह अवस्था देखकर घबरा गया। उसे शक हुआ कि कहीं कोई सांप तो इसे नहीं काट गया। उसने शिवम को बगल से पकड़ा और उलट दिया, जिससे उसके नीचे कोई सर्प हो तो दिख जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका बड़ा सा दैत्याकार चेहरा बिल्कुल पिस्तौल की नली की जद में आ गया। शिवम ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्रिय इतालवी पिस्तौल पर उस जगह दबाव दिया जिससे फायर होता था, और हमेशा की तरह इस बार भी उसने शिवम को निराश नहीं किया। पलक झपकते ही नन्हे की दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख बन गई, जिसमें से रक्त परनाले की तरह फूट पड़ा। वह निःशब्द पीछे को उलट गया। शिवम ने जल्दी से कोशिश करके उसकी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया और 5 मिनट की कोशिश के बाद खुद को मुक्त करने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने हाथों और पैरों को मसलता रहा, क्योंकि कसकर बांधे जाने के कारण उनका रक्त प्रवाह बाधित हो गया था। थोड़ी जान लौटते ही वह स्प्रिंग लगे बबुए की तरह उछलकर खड़ा हो गया और बाहर को भागा। उसने नन्हे के पास से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर हाथों में ले ली थी। इस बार वह असावधान नहीं होना चाहता था। नन्हे उसे तहखाने में ले आया था, जहां से 2 सीढ़ियां फलांगता वह ऊपर पहुंचा और सतर्कता पूर्वक इधर उधर का जायजा लेने लगा। बारहदरी पूरी तरह सुनसान थी। बिल्ली जैसी चाल चलता शिवम फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा जहां से नन्हे उसे पकड़ कर ले गया था। भीतर ऊंचे शब्दों में बातचीत की आवाज आ रही थी। शिवम ने एक जोरदार लात दरवाजे पर जमाई तो दरवाजा टूटकर कब्जों पर झूल गया। शिवम कूदकर भीतर जा पहुंचा। उसे देखकर चारों बुरी तरह चौंक पड़े। नन्हे, हाजी बाबा के मुंह से निकला। शिवम ने मुस्कुराते हुए उंगली ऊपर उठा दी। बाबा के चेहरे पर जमाने भर की हैरत उभर आई। तुम जैसा चूहा नन्हे को काबू कर सके, नामुमकिन, वह बोला। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, शिवम बोला। इतनी देर में मोहम्मद लतीफ का हाथ अपनी जेब में रेंग चुका था, लेकिन वह उसके जीवन की आखिरी गलती साबित हुई।
शिवम की चौकन्नी नजरें उन चारों पर ही जमी हुई थी। उसकी रिवाल्वर ने एक बेआवाज बुलेट उगल दी जो जाकर लतीफ की कनपटी से टकराए और उसकी रूह फौरन जिस्म से किनारा कर गई। अब बाकी बचे तीनों के शरीर के सारे अवयव पसीना बहाने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। हाजी बाबा बोला, सौदा करेगा? बोल कितने पैसे चाहिए? अभी मिलेंगे। शिवम ने मुस्कुराकर रिवाल्वर का घोड़ा दबा दिया। हाजी बाबा के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। बाकी बचे दोनों भिगियाते हुए शिवम के कदमों में लौट गए। तुम दोनों अपना नाम और ओहदा बताओ। शिवम गुर्राता हुआ बोला, मैं कलीम कौसर खान, सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। एक भिगियाता हुआ बोला, मुझे मत मारो प्लीज। और तुम? शिवम ने दूसरे की ओर इशारा किया। मैं मुफ्ती सलीम बेग हूँ, शाही मस्जिद का इमाम। हमें छोड़ दो। तुम दोनों भी मेरे वतन को बर्बाद करने के मंसूबे बांधे बैठे हो न कुत्तों। शिवम दांत पीसता बोला, लो एक वतन परस्त की सलामी। और उसकी गन से निकले दो शोलों ने उनके नापाक जिस्मों को हमेशा के लिए रूह से अलग कर दिया। 5 लाशों को वहीं छोड़कर शिवम चुपचाप वहां से निकल गया और 2 घंटे बाद वह अपने वैध वीजा पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट पर सवार था। अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचकर शिवम ने नारायण रहेजा को रिपोर्ट दी। रहेजा ने खुद खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई और बोला, वेल डन माय बॉय, वेल डन। तुमने मेरा सिर फख से ऊंचा कर दिया। कल खुद गृह मंत्री तुमसे मिलेंगे। सर, एक बात पूछनी थी, शिवम धीरे से बोला। हाँ हाँ पूछो, नारायण बोला। मुझ पर कराची के बाजार में साइलेंसर युक्त रिवाल्वर से गोली चलाई गई, जबकि मेरे सीक्रेट मिशन के बारे में चंद लोग ही जानते थे, और जब मैंने भेस और होटल बदल कर आपको सूचित किया तो मुझे मारने के लिए एक कातिल वहां भी अधमका। जरा आप मुझे समझाए कि ऐसा क्यों हुआ सर। नारायण रहेजा रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो शिवम? सर, मेरे मिशन की जानकारी किस किस को थी? मुझे, तुम्हें और गृहमंत्री बाबूराम सैनी जी को, नारायण बोला। फिर तो हिसाब बिल्कुल साफ है सर, तीनों में से ही किसी ने सूचनाएं लीक की होंगी न। शिवम, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और गृहमंत्री जी के बारे में तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। अचानक शिवम ने होंठों पर उंगली रखकर नारायण को चुप रहने का संकेत किया और बोला, सर, आप ही गद्दार हैं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते कहते शिवम दबे पांव आगे बढ़ा और उसने झटके से केबिन के पार्टीशन का दरवाजा खोल दिया। रमाकांत जो केबिन के दरवाजे से सटा हुआ था वह लड़खड़ा गया और मुंह के बल कमरे में आ गिरा। अगले ही पल उसकी गर्दन शिवम की फौलादी पकड़ में थी। थोड़ी सी ही सख्ती से उसने कबूल कर लिया कि वही आस्तीन का सांप है। उसने रहेजा के फोन भी टेप कर रखे थे। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शिवम को खूब वाहवाही मिली और उसे नेशनल हीरो का दर्जा मिल गया। बाद में उसने नारायण रहेजा से अपने बर्ताव की माफी मांगी तो रहेजा ने उसे गले से लगा लिया। समाप्त। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी मिशन पाकिस्तान पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।